बीते कुछ दिनों में हिजाब जितना ट्रेंड में आ गया, अगर उतना उन महिलाओं की आजादी और उत्थान की बात ट्रेंड में आ गई होती तो हम एक बेहतर समाज बनने की तरफ बढ़ सकते थे। जितना इसको लेकर के भारत का बुद्धिजीवी वर्ग मुखर है, पाकिस्तान से मलाला यूसुफजई तक बोल रही हैं, अगर उन लोगों ने वक्त वक्त पर मुस्लिम महिलाओं के हित में जागरूकता के साथ बोला होता तो आज कम से कम यह तस्वीर हमको देखने के लिए नहीं मिल रही होती। एक कुप्रथा को अपने अभिमान और स्वाभिमान से जोड़ लेना कितना सही है। मोटा मोटा अगर 5 साल का इतिहास देखें तो इस दौरान पुरुषों के द्वारा महिलाओं को छुपा करके रखने के लिए जितने जतन किए गए, हिजाब उनमें से सबसे असरकारी तरीका रहा है। उनको कैद रखने के लिए 21वीं सदी के बावजूद आज हम उसी पर बात कर रहे हैं। 21वीं सदी में आने के बावजूद हम आज ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि महिलाओं को इस बात की आजादी है कि वो क्या करना चाह रही हैं, क्या पहनना चाहती हैं, क्या नहीं पहनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, क्या नहीं करना चाहती हैं। और जब इन मुद्दों की वकालत कट्टरपंथी संगठन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट की सिस्टर संस्था कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इस मामले में कूद रही हो तो इस बात से साफ हो जाता है कि मामला सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का है और राजनीति से भी कहीं आगे बात करने का है। इसमें महिलाओं के हित की बात कहीं नहीं है। जिस कॉलेज में सिर्फ 2 महीने बचे हो एग्जाम के लिए, वहां पर किसी छात्रा के दिमाग में इस बात का ख्याल तक कैसे आ सकता है कि वो एक पुरुषवादी समाज के प्रतीक को अपने सिर पर लेकर के घूमने के लिए आंदोलन करेगी। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आज के कार्यक्रम में हम इसी पर बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कर्नाटक में क्या हो रहा है, इस तमाम चीजों को मिला करके इस कार्यक्रम में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और यह है जनता जंक्शन शो। आधुनिक और विकासवादी शायर मजाज लखनवी की एक गजल है नौजवान खातून के नाम से। उसके कुछ शेर सुनिए। हिजाब फितनावर अब उठा लेती तो अच्छा था, खुद अपने हुस्न को पर्दा बना लेती तो अच्छा था। तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है लेकिन तो इस आंचल का एक परचम बना लेती तो अच्छा था। और अगर आप मजाज के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको एक बार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जाना चाहिए। कहते हैं उस वक्त मजाज के अफसाने वहां की लड़कियां अपने तकिए के नीचे रख करके सोया करती थी। क्या वो लड़कियां मुसलमान नहीं थी? क्या उन लड़कियों को पर्दा नहीं पता था? क्या उन लड़कियों को इस बात का इल्म नहीं था कि उनको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं? यह उसी समाज की एक तस्वीर है जो हमने आपको पहले दिखाई। और इसके अलावा एक आज की तस्वीर है। बुर्खा जैसी पुरुषवादी सोच और महिलाओं के ऊपर हुकूमत को साबित करने के लिए बनाई गई एक कुप्रथा की वकालत करने के लिए आधा हिंदुस्तान खड़ा हो गया है। हम एक ऐसे भारत में रह रहे हैं जहां पर हर वक्त किसी को अपनी तमाम धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक आजादियां प्राप्त दी गई हैं। उन लोगों को उनको मौलिक अधिकार कहा गया है कि वो धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक आजादी उनका मौलिक अधिकार है। हिजाब भी उसी का एक मौलिक अधिकार का हिस्सा है, लेकिन संभवतः लोग इसके आगे नहीं पढ़ पाते होंगे। कहा यह भी गया है कि उससे किसी और के मौलिक अधिकारों पर आंच नहीं आनी चाहिए। और यहां तो मौलिक अधिकार तक बात ही नहीं जा रही है। एक समझदार आदमी को होने के नाते आप किस चीज को स्वीकार करना चाहेंगे? उस चीज को जो आपकी तरक्की को लेकर के आपके आगे जाता हो, या उस चीज को जो आपके माथे पर सदियों की गुलामी और अत्याचार का प्रतीक बनकर के लहरा रहा हो? जब बात भारत की आती है, गणतंत्र भारत की बात आती है, तो यहां संविधान बना हुआ है। संविधान यह कहता है कि किसी भी निजी संस्था को और खास करके स्कूल कॉलेजेस को अपने ड्रेस कोड निर्धारित करने की स्वायत्ता प्रदान है। भारतीय संविधान के दायरे में रहते हुए वो अपना ड्रेस कोड निर्धारित कर सकते हैं। तो फिर किसी की निजी इच्छा का स्पेस इसमें कहां बचता है? स्कूल और कॉलेज इसीलिए बनाए गए थे ताकि वहां पर अलग अलग सभ्यताओं और संस्कृतियों के लोग एक साथ एक समान रह सकें, एक दूसरे का सम्मान करते हुए उत्तरोत्तर विकास की दिशा में कदम बढ़ाएं। लेकिन आज 21वीं सदी में जहां क्रांति होनी थी कि मुस्लिम महिलाएं बाकी समाज से समाज को बेहतर बनाने के योगदान में पीछे क्यों रह रही हैं, यह आज का सबसे ज्वलंत प्रश्न होना चाहिए था। और आज हर मुस्लिम महिला और समझदार आदमी को इस हक की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। लेकिन लड़ाई आज इस बात की लड़ी जा रही है कि गुलामी के प्रतीक को आखिर कितना लंबा ढोया जा सकता है। आप आकर के तर्क दें कि ये इस्लाम की सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है, तो 21वीं सदी का युवा पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता है कि उन तमाम प्रैक्टिसों को जला करके खाक कर देना चाहिए जो किसी के ऊपर नाजायज हुकूमत करने के लिए या उसे अपनी प्रॉपर्टी बताने के लिए की जा रही हो। यह नया हिंदुस्तान है। इसने सनातन सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक मनुस्मृति को जलाने वाले भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब कह करके संविधान का निर्माता होने का सौभाग्य प्रदान किया है। तो अरब के देशों से उठाए गए इस क्रूरता और दंश के निशान को कैसे स्वीकार कर सकता है कोई? इस्लाम के हिसाब से समझ लीजिए वहां पर क्या है। हम आयतें नहीं गिनवाएंगे। इस्लाम में कुछ परिस्थितियों में सर ढकने के लिए कहा गया है।
लेकिन वहां पर कहा यह गया है कि पर्दा इसलिए जरूरी होता है ताकि आप और जो पुरुष समाज है उसके बीच में दूरी बनी रहे। वहां पर कहा यह गया है कि गैर मर्द आपकी शक्ल ना देख ले, इसलिए पर्दा जरूरी है और उसके लिए हिजाब जरूरी है। और जब और डिटेल में जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि वहां पर बाल ढकना जरूरी नहीं कहा गया है, सिर्फ और सिर्फ छाती ढकने के लिए कहा गया है। फिर और डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा ये पहले सामान्य औरतों के लिए, लड़कियों के लिए था ही नहीं, बल्कि ये मौलवी या प्रॉफिट जिन्हें कहते हैं उनकी बीवियों के लिए था। अब समझिए आज ये क्यों इतना जरूरी हो रहा है। हमने देखा है जो समाज के बड़े सम्मानित लोग करते हैं, धीरे धीरे समाज में उसे सभी लोग करने लगते हैं, कॉपी करने लगते हैं, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा काम हो। तो इस चीज को आसानी से समझा जा सकता है कि ये देखा दाखी किया गया एक काम है, ना कि किसी तरह का सामाजिक रेवोल्यूशन है जिससे किसी का हित हो सके। अगर समाज को बेहतरी की तरफ लेकर के जाना है तो वहां रेवोल्यूशन जरूरी है, ना कि किसी गुलामी के प्रतीक को ग्लोरीफाई करना और उसको पकड़ करके जकड़ करके रखने के लिए क्रांति करना। मलाला यूसुफजई ने ट्वीट किया है, इनको लड़कियों के हित में काम करने के लिए एक वक्त पर नोबेल पुरस्कार मिला था, पूरी दुनिया की सबसे डेकोरेटेड हस्तियों में से एक है। लेकिन क्या मलाला यूसुफजई इस बात को बता सकती हैं कि इतने वर्षों में उन्होंने पाकिस्तान में महिलाओं के हित में कितने आंदोलन किए हैं, पाकिस्तान में महिलाओं की बेहतरी के लिए कौन कौन से काम किए हैं? आज पाकिस्तान भुखमरी और आतंक खाए जा रहा है पाकिस्तान को, वहां की औरतों के ऊपर पाबंदियां नए ढंग से लगाई जा रही हैं। उस देश की रहने वाली मलाला यूसुफजई, जहां उनका जन्म हुआ, जो आज पाकिस्तान की हालत देख करके खुद अपने देश में नहीं रहना चाहती हैं, वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को यह बताएंगी कि हिंदुस्तान में उन्हें कैसे रहना चाहिए। ये नोबेल पुरस्कार के नाम पर एक सबसे बड़ा किया गया भद्दा मजाक है, उसके सिवाय और कुछ नहीं। पॉलिटिकल स्टंट और पुरुषवाद के कुप्रतीकों को ढोना हिंदुस्तान के लिए शर्म का विषय है। आप तमाम भेड़िए जैसी आंख रखने वाले स्वघोषित बुद्धिजीवियों से निवेदन है कि उन बच्चियों का 2 महीने के बाद एग्जाम है, उसके बारे में सोचिए, उसके बाद अपने एजेंडे का शिकार बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपको तो ट्विटर पर फॉलोअर मिल जाएंगे, हो सकता है 10-20 करोड़ रुपए एनजीओ और एनपीओ के नाम पर विदेशी डोनेशन मिल जाए, 4 चैनलों पर गाल हिलाने का मौका मिल जाए। लेकिन वो लड़कियां अगर परीक्षा में फेल हो गई तो दोबारा उनके घर वाले उनको कॉलेज का मुंह नहीं देखने देंगे। किसी को शिकार की निगाह से देखने से पहले यह सोचिए कि 4 दिन की चांदनी के बाद कितनी गहरी अंधेरी रात उनके सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। नहीं यकीन है तो हर क्रांति के बाद नारा लगाने वाले, झंडा उठाने वाले, टेंट लगाने वाले, तमाम लड़ाइयां लड़ने वाले आम लड़के लड़कियों की हालत देख लीजिए। बेरोजगारी और अंधेरा, जो करियर उनका बर्बाद हुआ है, उसका दंश उनको खाए जा रहा है। बाकी कर्नाटक में अभी मामला ये चल रहा है, कोर्ट अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है, वहां जिरह चल रही है, देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया है, यह तीसरा है। कांग्रेस ने यूपी में सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का वादा किया है। उन्होंने प्रदेश में 2 लाख खाली जो पद पड़े हुए हैं शिक्षकों के, उनको भरने का भी वादा किया है। पुरानी पेंशन योजना के लिए उन्होंने कहा है कि इस पर कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे। इसके अलावा एक खबर केरल से। केरल के पलक्कड़ इलाके में मलमपुझा की पहाड़ियों पर 2 दिन से फंसे एक युवक, जो ट्रैकर था, उसको सेना ने बचा लिया है। सोमवार से फंसे इस युवक को बचाने की तमाम कोशिशें की जा रही थी, लेकिन खाना पानी पहुंचाने के लिए भी बचाव दल अब तक इस युवक को नहीं पहुंच पा रहा था। कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर की मदद से भी इस युवक को बचाने की कोशिश की गई। कई प्रयास असफल रहे, विफल रहे, लेकिन आज पहाड़ों की चट्टानों में फंसे उस ट्रैकर, जिसका नाम आर बाबू है, उसको आज सुबह भारतीय सेना ने सुरक्षित निकाल लिया है। इसके अलावा एक और खबर उत्तर प्रदेश से कांग्रेस से जुड़ी हुई। आगरा के खेरागढ़ में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के रोड शो के बाद कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिंह सिकरवार, आयोजक कुलदीप दीक्षित समेत 2500 लोगों के खिलाफ थाना खेरागढ़ वहां की पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। जिले में मंगलवार तक कुल 19 नामजद एफआईआर हो चुकी हैं। इसमें बाह से सपा प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा शामिल हैं और भाजपा की प्रत्याशी है पक्षालिका सिंह, उनके नाम की भी एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा खबर बिहार से। बिहार में पटना को हाईकोर्ट की ओर से 7 जजों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अलग अलग जिलों में तैनात 7 न्यायिक पदाधिकारी, जिनको जज कहते हैं, उनको काम करने से रोक दिया गया है। वो अब सुनवाई नहीं कर सकेंगे। पटना हाईकोर्ट के खगड़िया के फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज हैं राजकुमार, मधुबनी के एडीजे हैं इशरतुल्लाह, कटिहार के डीएलएलए हैं सचिव हैं वो श्री विपुल सिन्हा उनका नाम है, बांका के एडीजे चंद्रमोहन झा, पटना के एडीजे शत्रुघ्न सिंह, रोहतास सासाराम के एडीजे परिमल कुमार मोहित और मुजफ्फरपुर के, जो पश्चिमी मुजफ्फरपुर है, वहां के सब जज एसीजीएम यानी सतीश चंद्र को तत्काल प्रभाव से सभी न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया है। कारण अभी स्पष्ट नहीं किया गया है।
इसके अलावा एक और खबर, कोरोना को ठीक करने वाला देश का पहला नेजल स्प्रे बनकर के तैयार है। आज ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स और उसकी साझेदार कनाडाई बायोटेक कंपनी ने इस स्प्रे को बाजार में उतारा है। ये स्प्रे कोविड-19 संक्रमित वयस्कों के इलाज के लिए कारगर होगा, बच्चों के लिए नहीं है। ये स्प्रे उन वयस्कों के लिए है जिनके संक्रमित होने पर गंभीर रूप से बीमार होने का खतरा अधिक है। इससे पहले भारत के महाऔषधि नियंत्रक ने इसे मंजूरी दे दी है। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ। आज का कानून। नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को जमानत याचिका को खारिज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने हाल ही में यह बताया कि नाबालिग की सहमति, धमकी या अन्यथा प्राप्त की गई किसी भी तरीके की परमिशन की कानून की नजर में कोई मान्यता मूल्य नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा जस्टिस वीएम देशपांडे और अनुजा प्रभुदेसाई की बेंच को बताया गया कि इन दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और इसलिए उन दोनों के बीच जो यौन संबंध था वो सहमति से था। हालांकि कोर्ट ने पीड़िता के स्कूल लिविंग प्रमाण पत्र को देखा है जिसमें उसकी उम्र 18 साल से कम है। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग द्वारा धमकी या साधारण सहमति देकर के प्राप्त की गई जो सहमति है उसका कानून की नजर में कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए हम अपीलकर्ता के जो वकील हैं उनके सहमति, उनके जो पहले तमाम बातें बताई हैं उसको तामील नहीं कर सकते हैं, उसको मान नहीं सकते हैं। आरोपी का नाम है पीर मोहम्मद। उसको भारतीय दंड संहिता यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, जो पॉक्सो अधिनियम शॉर्ट में उसको कहते हैं, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत नाबालिग से बलात्कार के लिए दंडनीय अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया है। न्यायालय ने आरोप पत्र की जांच की और निष्कर्ष निकाला है कि उस लड़की का अपीलकर्ता से कोई प्रेम वगैरह नहीं था और यह अपीलकर्ता था जिसने उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने साथ जाने के लिए मनाया और उसके बाद फिर उसके साथ यौन संबंध बनाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि लड़की की उम्र इस मुकदमे का मामला होगा। इस प्रकार लड़की के बयान, चिकित्सकों की राय है और अभियोजन पक्ष के जो अन्य गवाह हैं उनके बयानों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करने का फैसला किया है, मतलब जमानत नहीं दी है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। बहुत सिंपल सी बात है कि जो किसी ने कही है कि कभी कभी हम धागे ही इतने कमजोर चुन लेते हैं कि पूरी उम्र ही गांठ बांधने में गुजर जाती है। ये कहने का आशय इसलिए था क्योंकि वैलेंटाइन का सप्ताह चल रहा है, प्यार मोहब्बत करने वाले लोग इसमें सब कार्यक्रम चल रहा होता है, तो उस दौरान थोड़ा सा समझदारी के साथ चीजों को समझने की कोशिश करिए। किसी के साथ लेने के चक्कर में इतना जल्दी ना चले जाएं कि फिर उसे पूरी उम्र झेलना पड़े। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी मौज करिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन शो देख रहे थे। रोज रात को 9 बजे हम देश, दुनिया और बिहार, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। शुक्रिया।